हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में लिंग अनुपात के बारे में कि भारत में लिंग अनुपात की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सेक्स रेशियो इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें ये बताऊंगा कि लिंग अनुपात होता क्या है और भारत या किसी भी देश का जो आर्थिक विकास में जो है लिंग अनुपात की क्या भूमिका होती है। भारत में 1901 वर्ष से 2011 के बीच लिंग अनुपात क्या रहा है, इसके बारे में बताएंगे। गांव एवं नगर में लिंग अनुपात में क्या अंतर हो जाता है। फिर 0 से 6 वर्ष की आयु या वर्ग के लोग जो है उसमें लिंग अनुपात के बारे में बात करेंगे। भारत में आयु संरचना के बारे में बात करेंगे, युवा वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो भारत में लिंग अनुपात में यही सब बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंग अनुपात के बारे में। तो लिंग अनुपात नाम से ही पता चल रहा है, लिंग का अनुपात यानी कि किसी भी जगह पे लड़का या लड़की का जो अनुपात होता है, किसी भी जगह पे जो मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। चाहे वो देश में हो सकता है, तो किसी भी देश में क्या बोले कि लिंग का जो अनुपात होता है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत या किसी देश में आर्थिक विकास में जो है लिंग अनुपात की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो क्या है, किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि में जो है उस देश की लैंगिक गठन यानी कि लिंग का जो गठन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है कि ये देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां जो है कार्य करने में शारीरिक शक्ति कम होता है। कहने का मतलब जो स्त्रियां हैं उनका जो है पुरुष के मामले में शारीरिक बल से एक कमजोर होती है। तो ये उत्पादन के कार्य में भी उतना हाथ नहीं बटाती है। ठीक है, जिसमें शारीरिक कार्य वाला काम होता है उसमें महिलाएं जो है वो कम काम करती है, जितना कि मतलब उपभोग में वो मतलब बटाती है अपना हाथ। जिससे क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है सामान्यतः कम रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो देश की अर्थव्यवस्था में जो है कम योगदान दे पाती है। वो जो है आज की महिलाएं जो है वो क्या है कि कम काम करती है। तो अब धीरे धीरे जो है वो तकनीकी विकास होने के कारण, विचारधारा बदलने के कारण समाज में महिलाओं की अलग भूमिका पहचान बढ़ी है। जिसके कारण क्या है, अब महिलाएं जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पुरुषों की तरह काम कर रही है। लेकिन जो अगर हम अधिकतर जनसंख्या की बात करें तो उसमें महिलाएं जो है वो सामान्यतः कम काम करती है। ठीक है, अपना हाथ जो है कम बटाती है शारीरिक वाले कामों में। ठीक है, तो देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। जिस देश में जहाँ पे जो है पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहाँ की जो जनसंख्या है वो वृद्धि दर की संभावना अधिक रहती है। इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो स्त्री की संख्या अगर पुरुष से कम होगा तो वहाँ पे समाज में क्या होगा, बलात्कार जैसा, समलैंगिकता, वैश्यावृत्ति, व्यभिचार जैसी कई सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, मनुष्य का जो नैतिक पतन होगा यानी कि उसका नैतिक शिक्षा जो है खराब होगा, उनको उनका जो है तथा अनेक जटिल यौन रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है कि पुरुषों की संख्या अधिक रहने से जो है क्या होता है कि बाल विवाह प्रथा हो जाता है। या इस बाल विवाह प्रथा को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। बाल विवाह के कारण जो है पति पत्नी की आयु का जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बाल विवाह होने के कारण क्या होता है कि अगर पहले से विवाह हो जाएगा, किसी लड़की का कम उम्र में हो जाएगा तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, अपने बच्चे को पैदा करने में कमज़ोर होती है। लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा पैदा करती है तो उसका असर उसके बच्चे और उसको खुद पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या की संरचना का अब हम अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो वो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो पुरुषों की तुलना में जो है पुरुष की संख्या यहाँ पे जो है अधिक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनसंख्या है वो पुरुष बहुल है। कहने का मतलब पुरुष अधिक संख्या में भारत में पाए जाते हैं महिलाओं की तुलना में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 1000 पुरुष के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है वो 1943 है। जबकि 1901 में ये संख्या जो है 972 था। और इसी विगत अगर हम 110 वर्षों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की तुलना में बोले तो वो कम रहा है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम रही है। भारत की जो अलग अलग जनगणना है उसमें लिंग का अनुपात अगर हम बात करें तो 1901 से लेकर के 2011 के बीच में अगर लिंग अनुपात स्त्रियां प्रति हजार पुरुष की बात करें तो वो किस तरह से है। तो 1901 में जो है 972 था, 1911 में 964 था, 1921 में 955 था, 1941 में 950, फिर 945, 946, 941, 930। इसी तरह से 1991 में 935, 2001 में 933, 2011 में 943। तो क्या हो रहा है कि प्रति हजार पुरुष में जो है महिलाओं की संख्या जो है वो
9 से और हज़ार के बीच में है, 900 और हज़ार के बीच में है, यानी कि 1000 पुरुष में जो है 950 900 जो है महिलाएँ हैं, यानी कि पुरुष के तुलना में महिला की संख्या क्या है, वो कम ही है 1901 से 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है? तो यानी कि लिंग अनुपात की बात करें तो पुरुष ज़्यादा है स्त्रियों से। और अगर हम बात करें कि देश का जो अलग-अलग राज्य है, वहाँ स्त्री-पुरुष का जो अनुपात होता है, लिंग अनुपात, वो अलग-अलग होता है। लेकिन केरल की अगर हम बात करें, तो केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे क्या आता है, स्त्री और पुरुष की हम बात करें तो हर राज्य में क्या होता है कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक है, लेकिन केरल राज्य में क्या है, स्त्रियां की ही संख्या अधिक है पुरुषों से, ठीक है? 1981 की जनगणना के अनुसार जो है केरल में 100 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या जो है वो 1034 है। मतलब 100 ही पुरुष है और 100 पुरुष में कितनी स्त्रियां हो जाएगी, तो 1034 यानी कि 1034, ठीक है? तो अगर हम 1991 में बात करें तो वो और ज़्यादा बढ़ गया जनसंख्या, 1058 हो गया महिलाओं का, मतलब 100 पुरुष में 1058। 2011 में और बढ़ गया, 100 पुरुष में जो है 1084 महिलाएं, यानी कि केरल में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या हुआ कि हर वर्ष जो है महिलाओं की जनसंख्या जो है और ज़्यादा बढ़ते गया। बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे पुरुष की जनसंख्या अधिक है, ठीक है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि गाँव में जो है लिंग अनुपात के बारे में, गाँव एवं नगरों में लिंग अनुपात। तो क्या है कि यदि हम भारत में ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात के बारे में बात करें, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों क्षेत्रों में लिंग अनुपात जो है असंतुलित है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष जो है वो अगर क्या है कि गाँव में जो है वो महिलाएँ अधिक निवास करती है, पुरुष क्या होता है रोज़गार के लिए जो है, रोज़गार की तलाश के लिए या अपना काम करने के लिए जो है शहर चला जाता है, नगर चला जाता है, और गाँव में जो है उसका पूरा परिवार वहीं रह जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि पुरुषों का जो संख्या है वो नगरों में अधिक पाया जाता है, और अगर यही हम बात करें महिलाओं की, तो वो जो है अधिकतर महिलाएँ गाँव में ही रह जाती है, जो गाँव की रहती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जो ग्रामीण और नगरीय जो लिंग अनुपात है, उसमें अंतर पाया जाता है। गाँव और नगर दोनों में जो है लिंग अनुपात क्या होता है, घट रहा है। लेकिन क्या है कि इसके घटने की दर जो है गाँव की अपेक्षा नगर में अधिक है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो तेज़ी से बढ़ता हुआ नगरीकरण। क्या है कि तेज़ी से बढ़ता हुआ नगरीकरण, नगरीकरण यानी कि नगर का विकास होने के कारण क्या हो रहा है, नगर में जो है अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ रहा है। पुरुष जो है और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए नगर में रह रहे हैं, और अपनी महिलाओं को यानी कि स्त्रियों को जो है वो गाँव में छोड़ दे रहे हैं। जिसके कारण क्या है कि जो नगर है वहाँ पुरुषों की संख्या अधिक हो गई है और महिलाओं में जो है स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। भारत में जो लिंगानुपात है, ये इसकी अगर हम विषमता की बात करें यानी कि उसकी बुराई या कमी की बात करें, तो ये गंभीर जनांकिकीय घटना है। इसको बताते हुए कहा जाता है कि इतनी महत्वपूर्ण समस्या के प्रति जो है ना केवल जनांकिकीविद बल्कि जो है समाज शास्त्री भी जो है इनके लिए जिम्मेदार है। ये जो है इन बातों से अनभिज्ञ है। मतलब क्या है कि नगरों का जो ये अनुपात है, अधिक विषमता होने का जो अनुपात है, वो सामाजिक समस्या से ने जो है विकट रूप धारण कर लिया है, ठीक है? तो अगर इससे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम जो है इस तथ्य से जो है अनभिज्ञ हैं कि यह भी कोई समस्या है कि जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अभी तक महिलाओं की संख्या में जो है कमी केवल सांख्यिकीय रुचि का विषय मात्र है। जनगणना रिपोर्ट में भी लिंगानुपात का जो विवरण दिया जाता है उसे पूरी गंभीरता तथा सहभागिता से जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में जो है लैंगिक विषमता और प्रखर हो उठती है और अनेक सामाजिक तनावों का जो है उत्पन्न होता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 0 से 6 वर्ष आयु का लिंग अनुपात का, ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो गाँव और नगर में जो भी लिंग अनुपात है, उसमें क्या है कि ये जो इतना ज़्यादा भिन्नता पाया जाता है उसको कम करना पड़ेगा, ताकि कि सभी लोगों को, महिलाएँ भी जो है अपना सामाजिक स्थिति में सुधार कर सके, अपना आर्थिक स्थिति सुधार कर सके। ये नहीं कि उसको पूरी तरह से अपने पति पे जो है आश्रित रहना पड़ेगा, पुरुषों पे जो है आश्रित रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी आगे बढ़ने का जो है मौका मिलना चाहिए, और सरकार भी जो है वो लड़कियों को पढ़ाने का जो है, पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दे रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसा बहुत सारे नारे लगाकर लोगों को जो है जागरूक कर रहा है। अब हम लोग बात करें 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात का, ठीक है? तो दो वर्ष 2011 का अगर जनगणना के अनुसार हम बात करें, तो वर्ष 2001 से 2011 के बीच में 0 से 6 आयु वर्ग के जो लिंग अनुपात है, उसमें लगातार गिरावट दर्ज आया है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लोगों का जो खराब सोच है, उसके कारण जो है इस 0 से 6 वर्ष के बीच में जो है बहुत सारा गलत कार्य किया जाता है। जो छोटे-छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि लड़कों को जो है कुछ ऐसे, अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा जो है वैल्यू दिया जाता है। लड़कियों को जो है उसको उसके जन्म के लिए जो है जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। देश में क्या है कि बहुत सारे जो है कन्याओं का जो है भ्रूण हत्या ही करवा दिया जाता है, पेट में ही मरवा दिया जाता है। इससे भी क्या है लिंग अनुपात
अनुपात में जो है चेंज होता है। जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो लोग हैं, तो इस आयु वर्ग में जो है वर्ष 2001 में लिंग अनुपात 927 था, जो घट करके वर्ष 2011 में जो है 919 ही रह गया। आधुनिक तकनीक का जो दुरुपयोग होता है, चिकित्सा वगैरह का जो मानदंड है, उसका सामूहिक उपेक्षा या फिर बेटे का जो है बेटे के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आकांक्षा होना, यानी कि बेटा ही हो, या इसके चलते क्या होता है बहुत सारी कन्याओं का जो भ्रूण हत्या होता है, इसके कारण 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंग अनुपात है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज देखा गया है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें भारत में आयु संरचना। अगर भारत में आयु संरचना की बात करें तो क्या है कि किसी देश की जनसंख्या में जो है विद्यमान आयु संरचना का विशेष महत्व होता है। ठीक है। आयु संरचना से ही बहुत सी बातों की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। देश में शिशुओं एवं वृद्धों की जो है संख्या पता चलता है कि देश में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जो है स्कूल जाने योग्य बच्चे हैं, कितने जो है कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो काम करती है, कितने जनसंख्या है जो विवाह के योग्य हो चुकी है। तो ये सब चीज़ के बारे में जो हम लोगों को पता चलता है, कितनी स्त्रियां हैं जो कि बाहर काम कर रही है, हमारे अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ा रही है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को किस में पता चलता है, तो आयु संरचना वगैरह के बारे में पता चलता है। तो जो बीते कुछ दशक है उसमें क्या है कि बीते कुछ शताब्दी या दशक में क्या है, भारत की जो आयु संरचना है वो कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया। ठीक है। वर्ष 1971 के उपरांत जो है जो 0 से 14 वर्ष के आयु समूह जो है उसका प्रतिशत जो है क्रमशः गिरावट आया है। जो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भारत में 1971 तक जो है जन्म दर ऊंचा था, लेकिन उसके बाद जो है इसमें गिरावट आ गया। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग जो है निरंतर वृद्धि होते गया। इससे ये पता चलता है कि देश में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी है, जिसके कारण वृद्धों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। लेकिन 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि लगातार काम करते हैं, और उसमें जो है 1971 के बाद कुछ वृद्धि हुई है। ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं युवा वर्ग की। अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो भारत में 1991 से 2001 के बीच 0 से 4 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और जो अन्य सभी आयु के हैं यानी कि 0 से 4 वर्ष को छोड़ करके जो अन्य आयु वर्ग है उसमें जो है बहुत कमी आई है। वर्तमान में जो है यह कुल जनसंख्या का मात्र 10.7% है। स्कूल जाने वाले बच्चे की अगर हम बात करें जो जिनका एज 5 से 14 वर्ष है, उनकी संख्या कुल जनसंख्या का 24.6% है, जिसमें 1991 की अपेक्षा जो है 0.5% की कमी आई है। इसके बावजूद क्या है, कुछ विगत जो 10 वर्ष है इस आयु वर्ग में जो है 20% की वृद्धि हुई है। 15 से 29 वर्ष की अगर हम बात करें तो 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग वाले जो लोग हैं उसकी संख्या का अनुपात जो है अपरिवर्तित रहा है, मतलब उतना ज़्यादा चेंज नहीं रहा है, जबकि इसकी वृद्धि दर जो है काफ़ी अधिक रही है। अगर हम 30 से 39 वर्ष की आयु वर्ग की बात करें तो उनकी भी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले दशक में जो है ये कुल इनकी जनसंख्या जो है 22.6% था, जबकि अब ये 24.1% हो गया है। तो इस आयु वर्ग की जो वृद्धि दर है वो 31% है। इस तरह देश में जो है वो क्या हो रहा है, युवा वर्ग के लोग की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रहा है भारत में। और भारत में जो 55 से 80 वर्ष के जो लोगों की जो संख्या है वो 10% है, जिसकी वृद्धि दर जो है 30% रही है। यानी कि अगर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर युवा वर्ग रहेंगे तो वो देश के जो है और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग लिंग अनुपात को जान करके जो है हम लोग भारत में जो है लिंग अनुपात का क्या कारण है, कि ये लिंग अनुपात जो है किसी आर्थिक विकास में जो है इसका क्या भूमिका होता है, ये सब जाने। जनगणना के अनुसार से जो है 1901 से 2000 के बीच में लिंग अनुपात क्या रहा है, तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं वो सब हम लोग थोड़ा बात किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।